हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आप सभी लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आपका ये आने वाला साल है खुशियों से भरा रहे और आपकी स्टडी अच्छी चलती रहे और सभी का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एसएचएम का। आज लास्ट टॉपिक, आज एसएचएम को खत्म कर देंगे और आज हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। इससे रिलेटेड टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी पूछता है। काफी हॉट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो इसीलिए आज इसको हम अच्छे से करेंगे और अपने एसएचएम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पेन एंड कॉपी निकाल लीजिए और हेडिंग डाल दीजिए टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। हेडिंग डालेंगे सभी लोग, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से क्या दिमाग में क्या आ रहा है कि भाई एक स्प्रिंग होगी, एक मास होगा, कुछ इस तरीके से ना सही दिमाग में आ रहा है। हमारे पास एक स्प्रिंग होगी, जैसे ये हो गया, यहां से एक स्प्रिंग होगी, ये स्प्रिंग होगी। ओके, इससे एक मास लटका हुआ होगा या फिर जुड़ा हुआ होगा इस तरीके से, जिसका मास है m। स्प्रिंग की स्टिफनेस मान लेते हैं k है और ये किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पर लाई कर रहा है। किस पर? फ्रिक्शनलेस सरफेस पर। ये इस तरीके से जो सरफेस है फ्रिक्शनलेस है। सरफेस। ओके, ये होता हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। जैसे ही इस मास पर आप फोर्स लगाओगे, मान लो ये मस्त आराम से इसी कंडीशन पे बैठा हुआ है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, इसको मस्त रेस्ट कर रहा है। आप आए, आपने क्या किया, इसको परेशान करना चालू कर दिया, आपने इस पर फोर्स लगाया और इसको खींच के इधर ले गए। ओके, फिर छोड़ दिया, तो फिर क्या करेगा ये इस तरीके से, यहां से छोड़ोगे तो इस तरीके से ये मोशन करना चालू कर देगा। और आप सभी को पता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जो मोशन होता है वो एसएचएम होता है, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं। सही है, तो आज देखिए कि ये होगी, मान लो ये हमारी मेन पोजीशन होगी, मस्त इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये आपकी, ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन। सही है, अब आपने इस पर फोर्स लगाया, मान लो इधर फोर्स लगा दिया। ठीक है, आपने इस पर फोर्स लगाया तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है वो यहां से मूव करके इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। सही है, इस पर आपने फोर्स लगाया, आपने कस के पकड़ रखा है इसको इस तरीके से यहां से। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है। अब आपने इसको खींचा और मैक्सिमम खींचा, जितना खींच सकते थे। सही है, फोर्स लगा के मान लो ये एक्स डिस्टेंस खिंच गया, या एक्स डिस्टेंस खिंच गया। अब एक्स डिस्टेंस खिंचा है तो हमारी स्प्रिंग में भी फोर्स आया होगा। फोर्स किधर? इधर, के एक्स के बराबर फोर्स आया होगा। सही है, हमने इसको एक्स डिस्टेंस से खींचा और पकड़ लिया, कस के पकड़ रखा है, इधर यूं पकड़ रखा है। आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया एक साथ, तो क्या करेगा ये होगा, ये करने लग जाएगा मोशन। कौन सा? एसएचएम मोशन। इधर आएगा, अब देखो यहां रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा, आगे चला जाएगा, फिर से इधर आएगा, इसी तरीके से ये मोशन करना चालू कर देगा। इसको बोलते हैं एसएचएम, जो हम सबसे पहले लेक्चर में यही डिस्कस कर चुके हैं। इक्वेशन क्या आएगी? इक्वेशन आती है हमारी कौन सी? F इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स। सभी को पता है स्प्रिंग फोर्स यही होता है। ठीक है, ये आती है। अब टाइम पीरियड हम क्या निकालते हैं? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होगा हमारा T इक्वल्स टू 2 पाई M अपॉन के। ओके, यही होता है टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड हमारा ये होता है, सही है। या मास आपको पता है, के पता है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो के है ना, ये के इक्विवेलेंट रखना है। इक्विवेलेंट हो सकता है कि भाई एक स्प्रिंग हो, दो स्प्रिंग हो, तीन स्प्रिंग हो, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग हो सकता है। तो उन सभी स्प्रिंग्स का आप के इक्विवेलेंट निकालेंगे और फॉर्मूले में रख देंगे, यहां से आपका टाइम पीरियड निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ के क्या है, के ई है आपका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, चलिए हो जाएगा। अब कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग देख लेते हैं, किस किस तरह की कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हमारे स्प्रिंग में मेनली टू प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं, हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। किस तरीके से, यानी कि दो या दो से अधिक स्प्रिंग सीरीज में जुड़ी होंगी। किस तरीके से, इस तरीके से। ये फिक्स हो गया, यहां से एक स्प्रिंग जुड़ी हुई है इस तरीके से, ठीक है। अब यहां से कोई दूसरी स्प्रिंग जुड़ी हुई है, यहां से दूसरी स्प्रिंग जुड़ी हुई है, और यहां हमारा जुड़ा हुआ है ब्लॉक, यहां जुड़ा हुआ है हमारा ब्लॉक। ओके, इस तरीके से यहां से हमारी स्प्रिंग जुड़ी हुई है। इस पहली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है और दूसरी का K2 है, ये मास हो जाएगा हमारा, सही। ये ऐसा जो कॉम्बिनेशन होगा उसे बोलेंगे हम स्प्रिंग कांस्टेंट। ऐसे एक स्प्रिंग होगी, दो स्प्रिंग होगी, तीन स्प्रिंग हो, ऐसे कितनी भी स्प्रिंग जोड़ सकते हो। तो इसका देखो, इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं, ये किस तरीके से फॉर्मूला आता है। हमारा फॉर्मूला आता है के इक्विवेलेंट जो आता है 1/1/K1 प्लस 1/K2 आता है। ऐसे ही और स्प्रिंग हो जाएंगी 1/K3 प्लस 1/K4 एक्सेट्रा, इस तरीके से हो जाता है, सही है। सभी को पता भी होगा ये। अब ये आता कैसे है, देखो हम इस पर स्प्रिंग पे, इस ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं, इधर एफ फोर्स लगाते हैं। तो आप ये ऐसे देखो, ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है इन स्प्रिंग में चला जाएगा और बराबर जाएगा, यानी कि दोनों में ये इतना ही फोर्स जाएगा। यानी कि जो फोर्स F1 है इक्वल टू F2 इक्वल टू F होगा। भाई यहां से देख रहे हो, यहां से फोर्स इसमें भी F होगा और इसमें भी F होगा, सही है। अब इस फोर्स की वजह से इस स्प्रिंग में मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट x2 आया और इसमें x1 आया, सही है। और इसने डिस्प्लेसमेंट किया, हमारा ब्लॉक ने x डिस्प्लेसमेंट किया, सही है। तो जो x डिस्प्लेसमेंट किया है वो किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2 के बराबर। सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों में फोर्स समान रहता है, जितना फोर्स अप्लाई करते हो ये फोर्स समान रहता है, ठीक है। सीरीज में ये ध्यान रखना कि फोर्स समान रहता है। ओके, x की जगह पर रख दो, देखो मान लो फोर्स लग रहा है और k इक्विवेलेंट है, x1 की जगह पर फोर्स लग रहा है अपॉन k1 है। देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स को टू kx होता है। यहां से आप क्या करोगे, x निकालोगे तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन k, x1 k1, x2 f अपॉन k2, सही है। इसी तरीके से f अपॉन k2, यहां से f तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 अपॉन के ई इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, ठीक है। यहां से आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन के ई, देखो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा k1 प्लस k2 डिवाइड बाई k1 k2। देखो के ई की वैल्यू निकालोगे तो k1 k2 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे आ जाएगा k1 प्लस k2, सही है। ये तो आगे आप एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन मेन फॉर्मूला जो याद रखना है आपको, ये वाला याद रखना है, ठीक है। समझ में आया क्यों आया ये फॉर्मूला, कैसे आया सीरीज कॉम्बिनेशन में, इंपॉर्टेंट है सीरीज कॉम्बिनेशन में, सही है। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चन देखो, हमारे पास दो स्प्रिंग है, एक ये हो गई, यहां पर एक और स्प्रिंग इसने जोड़ दी, इससे ब्लॉक जोड़ दिया मास,
मास m दे दिया इन्होंने, कुछ भी मान लियो m ही है, ठीक है। ये हो गया K1 K2, ओके। इक्विवेलेंट निकालोगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन 1/ke 1/k1 प्लस 1/k2, ke निकालोगे K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ओके। तो टाइम पीरियड जब निकालोगे, टाइम पीरियड हो जाएगा आपका t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन के की वैल्यू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। यहां से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 पाई m K1 प्लस K2 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे बच जाएगा K1 K2, ओके। ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड, ओके। कॉम्बिनेशन सीरीज में आपको हो सकता है 3 स्प्रिंग दे दे, 4 स्प्रिंग दे दे, मेनली आपको 2 स्प्रिंग ही देगा, ठीक है, मेनली 2 स्प्रिंग ही देगा। चलिए अब बात करते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंडीशन कैसी बनेगी? ये फिक्स्ड एंड हो गया, यहां से हमारी 2 स्प्रिंग इस तरीके से जोड़ दी, इस तरीके से जोड़ दी, और ये दोनों स्प्रिंग एक ही मास से जोड़ दी। क्या कर दिया हमने? एक ही मास से जोड़ दी। ये मास हो गया m, ठीक है, इस तरीके से जोड़ दी। अब इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए? जैसे ये K1 हो गया, ये K2 हो गया। देखो स्प्रिंग पैरेलल में कब होगी? स्प्रिंग आपको सीरीज में दिख जाएंगी, एक दूसरे से एंड पे एंड जुड़ के आगे बढ़ रहा होगा मास। इसमें क्या होगा कि स्प्रिंग का एक एंड आपका फिक्स से होना चाहिए, फिक्स्ड से होना चाहिए, और दूसरा एंड हमारा ब्लॉक से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसे इसी तरीके से इसका एंड क्या है? फिक्स से जुड़ा हुआ है, दूसरा एंड मास से जुड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में पैरेलल कंडीशन बन जाएगी, यानी कि आपकी दोनों स्प्रिंग क्या होंगी? पैरेलल कंडीशन में होंगी। अब इस कंडीशन में और कंडीशन क्या देख सकते हैं? देखो कैसे बन सकती है। जैसे एक स्प्रिंग इस तरीके से जुड़ी हुई है, उसमें बीच में एक मास जोड़ दिया, फिर से इस स्प्रिंग को उठाया, लगाया और फिक्स्ड से जोड़ दिया। ये भी आपकी क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब ये देखने में तो ऐसा लग रहा है सीरीज एक स्प्रिंग से दूसरी स्प्रिंग जुड़ी हुई है, नहीं, एक स्प्रिंग दूसरी स्प्रिंग से नहीं जुड़ी हुई है। इसमें क्या है? स्प्रिंग का एक एंड फिक्स है और एक एंड मास से जुड़ा हुआ है। इसमें भी देखो एक एंड फिक्स है, एक एंड मास से जुड़ा हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो ये भी पैरेलल का ही कॉम्बिनेशन होगा। जैसे एक और देख लो, देखो ये 2 स्प्रिंग है इस तरीके से, सही है, यहां से ये जुड़ी हुई है, यहां से एक मास जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं कैपिटल M, यहां से फिर से एक स्प्रिंग जुड़ी हुई है। बताइए ये भी कॉम्बिनेशन किसका हो जाएगा हमारा? ये भी कॉम्बिनेशन पैरेलल का हो जाएगा। देखो यहां पर स्प्रिंग हमारी फिक्स से जुड़ी हुई है, दूसरा एंड मास से, फिक्स से मास से, यहां से मास से जुड़ा हुआ है, यहां फिक्स्ड से, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कब होगा, सही है। तो फॉर्मूला निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखो जैसे ही आप इसमें फोर्स लगाओगे तो ये जो फोर्स है ना, दोनों में बढ़ जाएगा, F1 और F2। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे इसका तो F जो है वो F1 और F2 में बढ़ जाएगा। मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट x1 हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट x2 हो गया, ये हमने x डिस्प्लेसमेंट कराया, x हो गया, सही है। देखो जैसे ही मास को हम आगे बढ़ाएंगे, मास को आगे बढ़ाएंगे x डिस्टेंस से, तो ये स्प्रिंग है, इन स्प्रिंग में भी स्ट्रेस कितना होगा? x का ही होगा। देखो इस तरीके से देखते हैं, जैसे ये हमारा मास है, यहां हमने फोर्स लगाया F, ये हमने इसको x डिस्टेंस से मूव करा दिया, तो इसमें फोर्स आएगा हमारा F इक्वल टू K1 x, इधर फोर्स आएगा हमारा F2 K2 x, ठीक। देखो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जैसे ही हम मास पर फोर्स लगाते हैं
तो जितना मास हमारा डिस्प्लेस होता है उतनी ही हमारी दोनों स्प्रिंग डिस्प्लेस होती है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों स्प्रिंग का समान होता है। पहले में क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा फोर्स सेम था, इसमें डिस्प्लेसमेंट सेम है। ओके, तो जो फोर्स है वो बट जाएगा आपका F1 प्लस F2 में। ओके, तो F क्या हो जाएगा, F है हमारा K इक्विवेलेंट X, तो यहां पर रख सकते हैं हम K इक्विवेलेंट X इक्वल टू F1 हो जाएगा हमारा K1X प्लस K2X। X दोनों में सेम है भाई, X तो ये सेम है, जितना डिस्प्लेस आप ब्लॉक को कराओगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट हमारा किसमें होगा, स्प्रिंग में होगा। X से X कट जाएगा, सही है। तो यहाँ के ई इक्वल टू K1 प्लस K2, ठीक है। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। यहां से आप कुछ भी कर सकते हो, आपको एक से ज्यादा स्प्रिंग दी है तो आप एक से ज्यादा स्प्रिंग जोड़ दोगे, ठीक है, इस तरीके से। सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि पैरेलल में फॉर्मूला ये होता है, और हमारा सीरीज जो होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/ke 1/k1 प्लस 1/k2। ओके, परफेक्ट, सही। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके कि स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग से, कटिंग ऑफ स्प्रिंग यानी कि एक स्प्रिंग दे रखी है और उसको आपने दो भागों में काट दिया, तीन भागों में काट दिया। ओके, इस तरह के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम देखेंगे एक बार, ये देख लेंगे जल्दी से कटिंग ऑफ स्प्रिंग, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। चलिए, मान लो आपके पास एक स्प्रिंग है इस तरीके से, ठीक है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और लेंथ दे रखी है L, सही है। अब ने आपने इस स्प्रिंग को क्या किया, दो भागों में बांट दिया, इसकी लेंथ को हाफ कर दिया, दो भागों में बांट दिया, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ L/2 L/2। देखो लेंथ तो हाफ हो गई, इस कंडीशन में जो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाता है वो दो गुना हो जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 2K, 2K, सही है। तीन भागों में काट लो, चलो तीन भागों में काट लेते हैं। हमने स्प्रिंग को इसी स्प्रिंग को तीन भागों में काट दिया इस तरीके से, सही है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, L/3 L/3 और L/3। बताइए इसमें कोई समस्या है। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा आपका 3 टाइम्स 3K 3K 3K। ओके, चलिए अब यदि इसको हम इस तरीके से देखें, स्प्रिंग को हमने n टाइम n भागों में काट दिया, स्प्रिंग को हमने n भागों में काट दिया, हमने एक स्प्रिंग को n टाइम्स डिवाइड कर दिया, ठीक है, n भागों में काट दिया, तो लेंथ क्या हो जाएगी, L/n L/n, और स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा हमारा NK NK n टाइम्स ऑफ K। बताइए कोई समस्या है इसमें। हमने स्प्रिंग को, हमारे पास स्प्रिंग है जिसका स्टिफनेस कांस्टेंट K है, लेंथ L है, उसकी लेंथ को डिवाइड किया हमने, आधा आधा काट दिया, तो L/2 स्प्रिंग कांस्टेंट 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर 3 टाइम्स यानी कि 3 भागों में काट दिया, तो हमारी लेंथ 3 टाइम 1/3 हो जाएगी, यानी कि L/3 हो जाएगी, हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट 3 गुना बढ़ जाएगा। ओके, स्प्रिंग को जब काटते हो आप, क्योंकि उसकी जो स्टिफनेस होती है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है, उतने ही टाइम से इंक्रीज हो जाता है, सही है, ये बात तो समझ में आती है। चलिए एक इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। देखो हमने क्या किया, एक कंडीशन हमारे पास इस तरह की है, m, ये k हो गया, सही है। अब इसका टाइम पीरियड पूछ लिया, इसका टाइम पीरियड आप सभी को पता है 2π/m/k हो जाएगा, सही है भाई। अब इसी स्प्रिंग को हमने दो भागों में काट के पैरेलल में जोड़ दिया, क्या किया, हमने इसी स्प्रिंग को काट के दो भागों में बराबर काट के मास से हमने इस तरीके से जोड़ दिया। अब बताइए इसका टाइम पीरियड क्या होगा।
टाइम पीरियड पूछा है, ठीक है। सोच लोगे भाई, हमने इसी स्प्रिंग को दो भागों में काट दिया है तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2 टाइम्स हो जाएगा। बताइए, अब के इक्विवेलेंट निकालोगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये दोनों जुड़ जाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों जुड़ जाते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 4 के हो जाएगा, सही है। और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन के ई, के ई 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन 4 के, सही है। देखो जैसे ही स्प्रिंग को हमने काटा, स्प्रिंग स्टिफनेस बढ़ गया और टाइम पीरियड कम हो गया। टाइम पीरियड कम हो रहा है, देखो स्टिफनेस के की वैल्यू बढ़ गई है, तो ये 4 टाइम्स हो गया, तो ये पूरी टर्म 1/2 यानी कि आधा घट गई। टाइम क्या है, 1/2 हो गया, सही। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, इनसे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके जेई मेन, एडवांस और आपके मेंस में आए हैं, उसमें नीट में आए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं और कोशिश करेंगे इन क्वेश्चनों को करने की, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सब लोग एक एक बार तो ट्राई करेंगे, एक एक बार तो ट्राई करेंगे। चलिए कीजिए। हुआ हुआ या नहीं, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ मास स्प्रिंग सिस्टम सोन the surface is frictionless when the mass of the block is 1 kg, the angular frequency is omega 1, then the mass of the block is 2 kg, the angular frequency is omega 2, the ratio of omega 2 और omega 1 का रेशियो निकालना है। भाई हमें क्या पता है, हमें पता है ओमेगा की जो फॉर्मूला है वो है आपका k अपॉन m, k अपॉन m। अब देखो ओमेगा 1 निकाल रहे हो तो मास 1 हो जाएगा, एक सिंगल स्प्रिंग है, स्प्रिंग वो सेम है तो उसकी स्टिफनेस सेम रहेगी, ओके, स्टिफनेस सेम रहेगी, यानी कि मास चेंज कर रहा है, वो 1 kg कर दिया, दूसरे में 2 kg कर दिया, k अपॉन m2। रेशियो क्या निकाला है, रेशियो निकलवाया है आपको ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1, तो यहां से आ जाएगा आपका क्या, k से तो k कट जाएगा, ओमेगा 2 देखो इस तरीके से लिख लो, सही है। ओमेगा 2 हो जाएगा k अपॉन m2 रूट ऑफ k अपॉन m1, k से k कट जाएगा, m2 m1 ऊपर पहुंच जाएगा, m1 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे m2 आ जाएगा, ओके। m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 kg और m2 दे रखा है 2 kg, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन रूट 2। बताइए हो जाएगा कि सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया, ये तो आपने बताया नहीं, ये बताया है मैंने प्रीवियस में, लेकिन इस तरीके से भी देख सकते हो, t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, ओके, इस तरीके से भी देख सकते हो। तो t की वैल्यू तो हमें पता है भाई, टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन m अपॉन k होता है, पाई से पाई 2 पाई से कट जाएगा, ओमेगा निकालोगे तो ये k ऊपर पहुंच जाएगा और m नीचे आ जाएगा। तो किसी को याद नहीं आ रहा है ओमेगा का फॉर्मूला, तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ओके। चलिए हो जाएगा, सिंपल ही है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। बताइए, टू मासलेस स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट 2k and 9k carries 50 gram and 100 gram masses at their free ends. These two masses oscillate vertically such that their maximum velocities are equal. दोनों की मैक्सिमम वेलोसिटीज क्या है, इक्वल है। द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड पूछा है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड पूछा है, सही है। क्या पूछा है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड A1 अपॉन A2, ये पूछा है। भाई आपको एक चीज पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी हमने देखा सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें भी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ओमेगा जब एक्स की वैल्यू 0 रख देते हैं, मेन पोजीशन में आ जाते हैं हम, तो ए स्क्वायर माइनस 0, तो यहां से वी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, वी मैक्सिमम हो जाएगा ओमेगा इंटू ए, सही है। अब दोनों की रेस्पेक्ट यानी दोनों की मैक्सिमम वेलोसिटी सेम है, दोनों की मैक्सिमम वेलोसिटी सेम रख दीजिए, ओमेगा A1 यानी कि ओमेगा 1 A1 इक्वल टू ओमेगा 2 A2, सही है। यहां से ओमेगा A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा, A1 अपॉन A2 हो जाएगा आपका ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1, जो मैंने पिछली वाली कंडीशन में निकाला था, ओके।
ओमेगा 2 की वैल्यू क्या है? ओमेगा 2 की वैल्यू है K1/m1 रूट ऑफ K2/m2। ओके, यहां पर मास भी अलग अलग है स्प्रिंग का और स्प्रिंग कांस्टेंट भी अलग अलग है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो K1 ऊपर रहेगा, नीचे से उठ के M2 पर आ जाएगा, M2 पर आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा? K2 और M1। ओके, वैल्यू रख देते हैं। K2 की K1 की वैल्यू क्या है? 2K। M2 कितना है? M2 है 100 ग्राम। ओके, नीचे K2 है आपका 9K इंटू M1 है आपका 50। अब देखो 50 से ये 100 2 टाइम्स कट जाएगा, ऊपर बचेगा 4/9। रूट लोगे तो क्या आ जाएगा? 2/3 यानी कि A1/A2 का जो एम्पलीट्यूड का जो रेशियो आया है वो क्या है? 2/3। बताइए, हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए, ये 2022 में आया है आपका मेन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, दिख रहा है? चलिए अब दिख रहा होगा। In the given figure, a mass capital M is attached to a horizontal spring which is fixed on one side to a rigid support. The spring constant of the spring is K. The mass oscillates on the frictionless surface with time period capital T and amplitude A. When the mass is in equilibrium position में दे रखा है। In the figure, another mass M is gently placed upon it. The new amplitude of the oscillation. ठीक है, देखो इस कंडीशन में क्या है, हम ये कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए एक स्प्रिंग मस्त अपनी क्या है, यहां पर है, इस पे है, और ये अपने आराम से ऑसिलेट कर रही है, एसएचएम कर रही है इस तरीके से। मान लो ये मीन पोजीशन पे है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। हमने इस पे मीन पे माना है, किसी भी पोजीशन पे हो सकती है, किसी पे भी उसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसी मास पर हल्के से लाए उठा के, मान लो ये कैपिटल मास है, इस पे एक छोटा सा मास लेके आए, शांति से ये एसएचएम कर रहा है, और इस पे एक छोटा सा मास रख दिया, स्मॉल है, इस तरीके से। सही है, अब ये क्या करेगा? एसएचएम तो करेगा, मास इंक्रीज हो गया, हैवी मास हो गया है, तो उसका एम्पलीट्यूड कुछ चेंज हो जाएगा, टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा, समथिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जिस पोजीशन पे हमने ये रखा है, तो बड़ा ही प्यार से रखा है, जिससे कि उस पर लगने वाले फोर्सेस चेंज नहीं हुए। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स चेंज नहीं हो जाए। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम है, उसको कंजर्व्ड रखते हैं, ठीक है, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व रखते हैं। अब लीनियर मोमेंटम को कंजर्व रखने का क्या तरीका है? फॉर्मूला हमारे पास है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये तो आप सभी ने पढ़ा है। इस तरीके से हम रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यही रिलेशन आपको यहां यूज करना है। देखो यूज कीजिए यही कंसेप्ट। चलिए देखो, सबसे पहले क्या है, ये हमारा जो कंडीशन दे रखी है, ये कैपिटल मास है, अपने आराम से एसएचएम कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड ए है और टाइम पीरियड कैपिटल टी है। अब इन्होंने क्या कहा कि मेन पोजीशन की बात हो रही है तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मेन पोजीशन की बात हो रही है तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ओके, तो उसने छोटा मास उसके ऊपर रख दिया, फिर से ये क्या है, एसएचएम मोशन में तो रहेगा, लेकिन इसका टाइम पीरियड और चेंज हो जाएगा। तो जब देख लेते हैं कैसे, इसने पूछा है कि ए न्यू इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। लीनियर मोमेंटम कंजर्व, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में फोर्स चेंज नहीं हुआ है, यानी कि मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है। इस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है, फोर्स चेंज नहीं हुआ है, कि जो भी फोर्स है हमारा mg में इन्होंने
इंक्रीज कर दिया। पहले ये कैपिटल एम जी था और अब स्मॉल एम जी वाई डायरेक्शन में चेंज किया है। ठीक है, कोई भी फोर्स लगाया है एक्स्ट्रा वाई डायरेक्शन में लगाया है, हमारा एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व करा देंगे। मोमेंटम में पहले क्या था, पहले लेट सपोज मास m था, ये वेलोसिटी v1 से क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। अब क्या होगा, दूसरी कंडीशन में मास m भी जुड़ गया, उसमें स्मॉल मास भी जुड़ गया और कैपिटल M। लेट सपोज v2 हो गया, मैक्सिमम वेलोसिटी v2 होगी। सही है, चलिए ये तो समझ में आता है। अभी हमने मोमेंटम कंजर्व करा दिया। पहले में शुरुआत में मास m वेलोसिटी v1 से था, अब मास हो गया m1 प्लस कैपिटल M और वेलोसिटी होगी v2। अब देखो कैपिटल M, ठीक है, v1 यानी कि ये मेन पोजीशन पे है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और वेलोसिटी मैक्सिमम कैसे रखते हैं हम, वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी होती है हमारी पास, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है हमारी a ओमेगा या ओमेगा a। हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा ओमेगा a कैसे आती है, ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको पता है। मैक्सिमम वेलोसिटी है तो ये x इक्वल टू 0 हो जाएगा, v इक्वल टू v मैक्सिमम हो जाएगा आपका ओमेगा a। सही है, तो v की जगह पे हम रख सकते हैं ओमेगा 1 और a1। इसी तरीके से m प्लस कैपिटल M ओमेगा 2 a2। ओके, परफेक्ट, रख सकते हैं। चलिए m हो जाएगा, ओमेगा को क्या लिखते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं, k1। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट तो चेंज नहीं हो रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल M इंटू a1। ओमेगा की वैल्यू रख दी। ओमेगा की वैल्यू क्या है हमारे पास, ओमेगा की वैल्यू क्या रखते हैं, ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ k अपॉन m। सही है, ये हमारे पास ओमेगा है, यहां हमने ओमेगा की वैल्यू रख दी। चलिए अब क्या बचेगा हमारे पास, दो इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा आपका स्मॉल m प्लस कैपिटल M। यहां पर ओमेगा की वैल्यू रखोगे तो k तो सेम ही है, मास इंक्रीज हो गया, स्मॉल m प्लस कैपिटल M मास हो गया। ओके, इंटू a2। सही, इसको सोल्व करेंगे। देखो ये m नीचे क्या है, रूट m, पहले k से तो क्या कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट m, रूट कैपिटल M हो जाएगा, m अपॉन रूट m, दोनों तरफ ऊपर नीचे रूट m का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऊपर रूट m बचेगा, नीचे m से m कट जाएगा तो रूट m आ जाएगा, इनटू a1 इक्वल टू, इसी तरीके से इधर हो जाएगा m कैपिटल M का रूट, सही, इनटू a2। हमने पूछा है न्यू एम्पलीट्यूड a2 पूछा है, तो यहां से a2 निकालोगे, a2 तो ये हो जाएगा a1 रूट ऑफ कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ओके, बताइए, तो ये हो जाए हमारा इनिशियल एम्पलीट्यूड a है, तो इसको लिख सकते हैं हम a2 इक्वल टू a रूट ऑफ कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका न्यू एम्पलीट्यूड। बताइए आंसर कौन सा है, आंसर हो जाएगा बी। बताइए इसमें कोई समस्या है तो। लीनियर मोमेंटम को कंसिडर करा हुआ इस कंडीशन में, जब भी इस तरह का कंडीशन बन जाती है कि जेंटली हमने एक मास पर हल्के से एक मास रख दिया, जिससे उसका मोशन जो उसकी वेलोसिटी क्या है, चेंज हुई है, लेकिन उसमें क्या है, मोमेंटम में कोई कंजर्व यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आया एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आया। सही है, फ्रिक्शन तो 0 ही है, दोनों के बीचों में फ्रिक्शनलेस सरफेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ए रोड इज जेंटली पुश्ड थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा इन वन डायरेक्शन एंड रिलीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। बताइए, कीजिए इस क्वेश्चन को। देखो कैसे दे रखा है, हमारे पास एक ये रोड दे रखी है, इसमें एक चीज और बता देता हूं, ये जो रोड है, रोड का मास दे रखा है m और लेंथ दे रखी है l। ठीक है, इस तरीके से ले लीजिए, मास दे रखा है, ये पूरा पिक्चर नहीं है, ऊपर का थोड़ा सा मिसिंग है, लेंथ हो जाएगी l। सही है, तो ये मान लीजिए, यानी कि ये मास हो गया, इनकी स्पिन, दोनों की स्टिफनेस क्या है, स्प्रिंग स्टिफनेस के है। अब कीजिए, ओके, चलिए अब इस तरीके से देखते हैं। देखो यहां मास, ये क्या है, ये हमारी रॉड है, ये हाफ लेंथ हो जाएगी, ये हाफ लेंथ हो जाएगी। सही है, अब हमने क्या किया, एक स्मॉल एंगल से इसको रोटेट करा दिया कुछ इस तरीके से।
इस तरीके से रोटेट करा दिया, इस तरीके से रोटेट करा दिया, ठीक है भाई, इस तरीके से रोटेट करा दिया, ये हो गया होगा कंडीशन, ये हमारा थीटा हो गया। ओके, अब देखो हमने इसको रोटेट कराया है तो ये वाला जो एंड है वो इधर गया है, मान लो एक्स डिस्टेंस से इधर गया, तो फोर्स ये स्प्रिंग कांस्टेंट में के एक्स इधर आएगा। बताइए समझ में आ रही है? देखो इसको हमने रॉड को इस तरीके से रोटेट कराया तो ये डिस्टेंस इसने इधर की तरफ कंप्लीट किया, तो फोर्स हमारा के एक्स इधर आएगा, के एक्स हमारा फोर्स है। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट हमारा रोटेट होके इधर आ गया, डिस्प्लेसमेंट इधर आ गया, तो हमारा फोर्स किधर आ जाएगा, के एक्स इधर आ जाएगा। भाई यही तो होता है, यानी कि जो हमारा फोर्स होता है वो स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होता है, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। मान लो हम स्प्रिंग को इस तरीके से रोटेट करा रहे हैं तो हमारा फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, और नीचे वाला फोर्स इधर लगेगा। सही है, एक फोर्स इधर लगे, एक फोर्स इधर लग गया। ये लेंथ L/2 है और ये L/2 है। अब देखो इस पॉइंट के बाद ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये पॉइंट जो है मान लो ये पॉइंट O है, ये पॉइंट O है, और जब हमारी रॉड या कोई भी चीज रोटेट करती है तो उसमें हम एंगुलर एसएचएम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एंगुलर एसएचएम लगाते हैं रोटेशनल कंडीशन में। एंगुलर एसएचएम में हम फोर्स नहीं निकालते, निकालते क्या है, टॉर्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टॉर्क निकालते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क निकालते हैं। तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, एक फोर्स ये हो गया के एक्स इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L/2 प्लस देखो ये टॉर्क इधर कंप्लीट कर रहा है, ये इस फोर्स की वजह से टॉर्क आता है, और ये वाला जो फोर्स है ये भी टॉर्क इधर ही है, तो दोनों जुड़ जाएंगे के एक्स इंटू L/2। सही है, तो यहां से हो जाएगा आपका 2k, ये हो जाएगा 2k x L/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा के एक्स इंटू एल। अब रोटेशन है भाई, अब देखो इस तरीके से देख रहे हो, ये इस तरीके से, ये थीटा है, मान लो हमने ये एक्स मान लिया। अब देखो थीटा स्मॉल है, थीटा क्या है, स्मॉल है, तो ये एक्स क्या होगा, एक्स लीनियर होगा। अब यहां से ये L/2 है, तो यहां से आप ये देखो, ये आर्क, ये एक्स हो गया, ये थीटा हो गया, ये L/2 हो गया, तो यहां से आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे तो L/2 इंटू थीटा एक्स हो जाएगा। ये आर थीटा इंटू एस वाला फॉर्मूला है, सोचो ये आर हो जाएगी, L/2 आर होगी, ये थीटा हो गया, एक्स क्या हो गया आपका, पेरीफेरी, यानी कि ये वाला जो सरकमफेरेंस डिस्टेंस एक्स हो गया। अब एक्स की जगह पे L/2 थीटा रख दो, देखो यहां रखो, ये हो जाएगा के इंटू एक्स की जगह पे L/2 थीटा इंटू एल हो जाएगा, तो यहां से वैल्यू जो आएगी ये आएगी KL²/2 थीटा टाउ। देखो ये समझ में आया, के एक्स 2 टाइम्स के एक्स L/2 प्लस के एक्स L/2 टॉर्क आ गया, ये इसको सम करोगे तो 2 के एक्स L/2, 2 से 2 कट जाएगा, के एक्स एल, एक्स को हमने क्या किया, कन्वर्ट किया थीटा में, तो थीटा में के इंटू L/2 थीटा इंटू एल हो जाएगा। अब यहां से KL²/2 इंटू थीटा, ये आ गया टॉर्क हमारा नेट टॉर्क। अब देखो हमने थीटा को किया है क्लॉकवाइज, तो हमारा टॉर्क लगा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इन दोनों की डायरेक्शन थीटा और टॉर्क की डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, तो यहां माइनस भी लगा सकते हैं। बताइए तो हमारे पास क्या आ जाएगा कंडीशन, हमारे पास रीस्टोरिंग टॉर्क जो आया है माइनस KL²/2 इंटू थीटा। सही है, यहां से कंपेयर करोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी आपकी KL²/2, के की वैल्यू आ गई। अब हमें निकलवाया क्या है, देखो हमसे निकलवाया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होती है, टाइम का 1/, टाइम, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है 2π√m/k, m/k। ओके, तो f आ जाएगा आपका, देखो रूट के ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 1/2π, के ऊपर पहुंच जाएगा, m नीचे आ जाएगा, सॉरी। अब इस कंडीशन में हम टॉर्क की कंडीशन में क्या है, टॉर्क की कंडीशन में हम क्या लेते हैं, टॉर्क की कंडीशन में हम लेते हैं आई। एंगुलर एसएचएम में हम आई यूज करते हैं, यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करते हैं, और लीनियर कंडीशन में हम मास यूज करते हैं। ओके, चलिए अब यहां आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा के ऊपर पहुंचा, नीचे आई आ जाएगा। अब आई क्या लेते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया
जिसके अबाउट हमारी रॉड हो गई या कोई भी और एलिमेंट ब्लॉक हो गया, वो जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है, यानी कि ये किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, सेंटर के अबाउट, ये सेंटर में रोटेट कर रहा है, सही है। यानी कि ये जो रॉड है इस सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है L/2, ठीक है, जिसका मास m है। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O क्या हो जाएगा, सेंटर के अबाउट क्या हो जाएगा, m L²/12, यही तो होता है, सही है। यहां रख देंगे वैल्यू। चलिए 1/2 पाई, k की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, k की वैल्यू निकाल दी है k L² डिवाइड बाई 2, m की i की वैल्यू रख देते हैं m L²/12, ओके। देखो L² से L² कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2 पाई। देखो 12 ऊपर पहुंच जाएगा घूम के, तो ऊपर क्या बचेगा 12k, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे m है और ये 2 भी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m, ओके। देखो 2 से ये 12 6 बार कट जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/2 पाई रूट ऑफ 6k बाई कैपिटल M, ये आ जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, 1/2 पाई रूट ऑफ 6k बाई M। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ओके। 1/2 पाई रूट ऑफ 6m अपॉन k। कैसे समझ में आया भाई, कैसे किया, एंगुलर एक्सेलरेशन हमने लगाया, एंगुलर SHM, एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला यानी कि टॉर्क निकाला, उससे हमने k निकाला और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, यूनिफॉर्म रॉड, ये वो वाला क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, जो मिसिंग था उसमें मैथ्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ए ब्लॉक ऑफ मास m lying on a smooth horizontal surface is attached to a spring of negligible mass of spring constant k. The other end of the spring is fixed as shown in figure. The block is initially at rest in its equilibrium position. If now the block is pulled with a constant force F, the maximum speed of the block पूछिए, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक पूछिए। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, चलिए आप ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूं, ठीक है। चलिए देखो सिंपल है कि जब हमारा ये मस्त इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, रेस्ट पर है, ध्यान रखना रेस्ट पर भी है और इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी है, ये F लग रहा है, तो इस कंडीशन में ये बैठा है, सही है। तो आपने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कराया कुछ डिस्टेंस x से, यहां से डिस्प्लेस करा दिया, तो इधर F तो लगा हुआ है, कांस्टेंट फोर्स लगा हुआ है, कांस्टेंट फोर्स लगा हुआ है। देखो इसको x से डिस्प्लेस कराया तो पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा, पीछे की तरफ एक फोर्स kx लगेगा। अब आप सभी को पता है कि भाई जब SHM करता है तो हमारा एक्सेलरेशन किस तरफ आता है, टूवर्ड्स द मेन पोजीशन, टूवर्ड द मेन पोजीशन। तो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम ये हो जाएगा, यानी कि F इधर लग जाएगा, kx इधर लग जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा। यदि हम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, तो नेट फोर्स F नेट इक्वल टू ma, ये भी होता है, सही है। चलिए इससे करने की कोशिश करते हैं, देखो कंडीशन क्या होगी, F नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो kx हो जाएगा, माइनस F इधर हो जाएगा, इक्वल टू m ये हो गया, सही है। a क्या है, देखो एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी की टर्म में v अपॉन dx लिख सकते हैं, सही, ये लिख सकते हैं, ओके लिख सकते हैं, v dv अपॉन dx, सही है। बताइए इसमें कोई समस्या, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन लगाया हमने, F नेट इक्वल टू ma कर दिया, a की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है kx पॉजिटिव ले लिया, F नेगेटिव ले लिया, m a को लिख दिया v dv अपॉन dx, v dv अपॉन dx, सही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास वैल्यू आई है kx माइनस f इक्वल टू m v dv अपॉन dx, m को नीचे ले, ये हो जाएगा k अपॉन m x माइनस f, ये हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा v dv अपॉन dx, ठीक है, v dv अपॉन dx हो जाएगा। चलिए देखो हमारा सब फोर्स जो आया है, ये आया है, इस तरीके से कंडीशन आई है,
ए ब्लॉक ऑफ एम लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सही है, हम इस तरीके से देख लेते हैं। देखो अभी कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, हमारे पास ये कंडीशन आ गई है। अब यहां से अब v निकालने की कोशिश करोगे, देखो इधर लिख लेते हैं v, dv इधर लिख लेते हैं और x को इधर ले जाते हैं, यानी कि k अपॉन m x इन माइनस एफ इंटू डी एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। बताइए, अब इसको इंटीग्रेट करा लेते हैं। मान लो ये इनिशियल कंडीशन में क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, यानी कि रेस्ट में है, रेस्ट में भी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, यानी कि इनिशियली वेलोसिटी 0 है और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भी x = 0 है। v तक जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी, मान लो कोई वेलोसिटी v है और ये x, तो यहां से अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये v²/2, ये हो जाएगा k अपॉन m x²/2 माइनस f इंटू x, ये हो जाएगा। सही है, ये हो जाएगा। v² निकालो यहां से, देखो 2 का इंटू करोगे इसमें तो k अपॉन m x² हो जाएगा माइनस 2kx हो जाएगा, 2kx हो जाएगा। सही है, अब हमें निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी, हमें निकालनी है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो हमारे पास dv अपॉन dx 0 होना चाहिए, dv अपॉन dx 0 होना चाहिए। देखो डायरेक्ट इस कंडीशन से देख लो, आप यहां से देख लो। सही है, हमें dv अपॉन dx यानी कि ये टर्म 0 होनी चाहिए, तो ये टर्म 0 होनी चाहिए, तो यहां से आप k अपॉन m x माइनस एफ इक्वल टू 0 ये निकाल सकते हो। सही है, तो यहां से k अपॉन m x इक्वल टू f हो जाएगा। ओके, अब देखो यहां से x की जब वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू निकालोगे f इंटू एम अपॉन के, बताइए हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, f डॉट m अपॉन के। अब इसकी वैल्यू यहां रख दो, इसकी वैल्यू उठा के यहां रख दो, v² इक्वल टू k अपॉन m, k अपॉन m। सही है, k अपॉन m, यहां से x निकल जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा k अपॉन m x माइनस एफ। ठीक है, इस वैल्यू को रखो, ये हो जाएगा x की वैल्यू रख रहे हो आप f अपॉन m, ये f इंटू m अपॉन k का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। सही है, माइनस ये f हो जाएगा और x की वैल्यू f इंटू m अपॉन k। सही है, अब देखो स्क्वायर करोगे तो k से k कट जाएगा, ऊपर बचेगा हमारा v² अपॉन, ऊपर बचेगा f² इंटू m², तो नीचे m है तो ये m हो जाएगा, माइनस इधर बचेगा f², ये बचेगा हमारा, देखो k² है ना तो यहां पे भी k बचेगा, ये k बच गया, ये m अपॉन k बच गया, और ये 2 टाइम्स है ना, ये 2 टाइम्स है। ओके, v² इक्वल टू v², ये हो जाएगा आपका, कुछ गलती हुई है क्या हमसे, चलिए देख लेते हैं एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। kx माइनस एफ इक्वल टू m इंटू dv अपॉन dx, यहां से m डिवाइड किया k अपॉन m। ओके, देखो यहां पर भी m है, यहां पर भी m है, यहां पे भी m है, तो ये भी m हो जाएगा। सही है, ये m है, हम यहाँ m भूल गए। सही है, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स किया आपने k/m x², और ये हो जाएगा आपका 2f अपॉन m इंटू एक्स। ओके, यहाँ वैल्यू रखो आप, x की वैल्यू तो हमने निकाल ली, x की वैल्यू ये हो जाएगा m। ओके, तो ये हो जाएगा m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ m तो आएगा नहीं। ठीक है, वहां भूल गए हम, m भूल गए। ठीक है, तो m x की वैल्यू जब निकाल रहे हो तो ये f अपॉन k आ जाएगा। चलिए f अपॉन k आ जाएगा, आप रख दीजिए। अब v² रखोगे तो v² की वैल्यू आएगी k अपॉन m, x की जगह पर रख रहे हो f अपॉन k का होल स्क्वायर माइनस 2f अपॉन m इंटू f अपॉन k। सही है, अब देखो v² इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, देखो इसका स्क्वायर करोगे तो k² नीचे आएगा तो ये k तो कट जाएगा, ऊपर बचेगा f² अपॉन mk। इसी तरीके यहां से 2f² अपॉन
एम के। ओके, यहां से वेलोसिटी निकालिए, यहां से वेलोसिटी निकालोगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा -2f, सॉरी माइनस, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ऐसे कर सकते हैं, एफ स्क्वायर अपॉन एम के माइनस 2f स्क्वायर अपॉन एम के, तो यहां से बचेगा -f स्क्वायर अपॉन एम के। अब देखो इसका रूट करोगे तो माइनस में आएगा, यानी कि इमेजिनरी नंबर आएगा, लेकिन यहां माइनस को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हो सकता है इधर इधर हो, हमने देखो एक्सेलरेशन इधर माना था, एक्सेलरेशन हमने इधर मान लिया, हो सकता है एक्सेलरेशन इधर हो, तो ये माइनस साइन को यहां अपने आप नेग्लेक्ट कर लेना, ठीक है। यहां से माइनस साइन को नेग्लेक्ट करोगे तो यहां से आ जाएगा v इक्वल टू एफ, रूट करोगे इसका एफ अपॉन रूट ऑफ एम के, तो वैल्यू आ जाएगी ये। अब देखो इस माइनस का क्या झंझट है, हमने जो कंडीशन मानी है, लेट अस सपोज, देखो इसने क्या ए ब्लॉक ऑफ मास एम लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसने कहीं भी एसएचएम का प्रयोग नहीं किया। यदि हमने सिंपल सा एक दिमाग में लगाए कि भाई ये फोर्स इधर हम लगा रहे हैं तो इधर जा रहा है फोर्स, तो हमने एक्सेलरेशन इधर मान लिया, सही है। इधर जब एक्सेलरेशन मारोगे तो ये फोर्स बदल जाएगा, यहां से माइनस का ये एफ इधर आ जाएगा, माइनस के एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन का खेल है, लेकिन आंसर आप पर लास्ट में आपको क्या करने का, माइनस साइन को आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड जो आएगी आपकी एफ अपॉन रूट कैम, एफ अपॉन रूट एम के आएगी, सही है। इस तरीके से कहोगे तो वो माइनस भी आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एम को इधर ले जा रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं। यदि हम एसएचएम को ध्यान में भी नहीं रखते हैं तो सिंपल न्यूटन्स लॉ, क्योंकि हम शुरुआत में सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन लगा रहे हो, सही है। अब इस कंडीशन में क्या है भाई, दूसरी कंडीशन से इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो हमने जब बताया आपको, जब भी कांस्टेंट फोर्स लगता है, कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक, तो वो क्या करता है, वो सिर्फ क्या मीन पोजीशन को शिफ्ट कर देता है, मीन पोजीशन क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। कितने से, वो हो जाती है x इक्वल टू फोर्स जो लग रहा है अपॉन k से, इतने अमाउंट से क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन को शिफ्ट कर देता है। अब सोचो इस तरीके से सोचो कि ये जो मास है हमारा, ये शुरुआत की कंडीशन में क्या है, शुरुआत की कंडीशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। अब इस पर कांस्टेंट फोर्स लगा दिया तो यहां से इसकी मेन पोजीशन हट के कहां आ जाएगी, ये एक्स पे आ जाएगी, यानी कि एफ अपॉन के पे आ जाएगी, एफ अपॉन के पे आ जाएगी, मेन पोजीशन से हटके यहां आ गए। अब ये क्या करेगा, अब इसके अबाउट क्या करेगा, इस पोजीशन के अबाउट एसएचएम करेगा, इस तरीके से एसएचएम करेगा, मैक्सिमम यहां तक जाएगा, मैक्सिमम फिर इधर तक जाएगा, ये एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा, ये भी एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा, और ये जो ये ए हो जाएगा, ये इधर हो ए हो जाएगा, ये प्लस ए हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एसएचएम का एनालिसिस करते हैं। तो ये जो ए है, ये जो ए है, ये जो एम्पलीट्यूड है एफ अपॉन के, यही तो होता है एम्पलीट्यूड, ओके। इस कंडीशन में एम्पलीट्यूड डायरेक्ट हम एफ अपॉन के लग सकते हैं। अब वेलोसिटी पूछी है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है, तो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा ए, तो v इक्वल टू ओमेगा को लिख सकते हैं हम क्या, के अपॉन एम, के अपॉन एम, और ए क्या है हमारा, ए एफ अपॉन के दे रखा है, तो v इक्वल टू, देखो रूट के ऊपर है नीचे के है, तो f अपॉन रूट ऑफ m के आ जाएगा। यहां से भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जब भी हम कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं, जब भी हम ब्लॉक पर कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं, तो वो सिर्फ क्या करता है, उसकी मीन पोजीशन को शिफ्ट कर देता है, उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, वो नहीं जो न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है उसके अबाउट एसएचएम करने लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। द मास कैपिटल M shown in figure oscillates in simple harmonic motion with amplitude capital A. The amplitude of the point P का एम्पलीट्यूड पूछा है, बताइए। देखो क्या कंडीशन बनेगी, हमारे पास ये दो स्प्रिंग है, इनको हमने सीरीज में जोड़ दिया है, ओके। इस तरीके से ये M हो गया कैपिटल, यहां पर पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, ये हो जाएगा K1 और K2। अब देखो हमने क्या कर दिया, ये कह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है विद एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड A लेता है, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड A है,
यानी कि ये मेन पोजीशन है, ये मेन पोजीशन है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी जिसका एम्पलीट्यूड ए है। ये तो आप समझते हो, ओके, समझते हो। अब जब इस पर फोर्स हम लगाते हैं, देखो जब फोर्स लगाते हैं हम सीरीज कंडीशन में, सीरीज कंडीशन में जब फोर्स लगाते हैं तो फोर्स दोनों में समान देगा, समान जाता है, ये इतना ही फोर्स जाएगा। यानी कि जो एफ है दोनों कंडीशन में F1 इक्वल टू F2 यही होता है। इसमें क्या होता है, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट x2 है, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू x, और यहां पर हमारा x क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है a, x1 प्लस x2 इक्वल टू a, ये लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट P। ये जो पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट है, इसका एम्पलीट्यूड निकालना है, यानी कि ये कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। अब देखो ये पॉइंट है, आप इसको पकड़ कर रखिए, अब इसको आप हिलाइए इस तरीके से, आप इसको इधर ले जाइए, इधर ले जाइए, तो क्या इस पर फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन जब इसको ले जाओगे, जब तक x1 मूव नहीं करेगा, ये पॉइंट मूव नहीं करेगा। देखो आप ऐसे समझिए, आपने सिर्फ, आप यहां पर हो, आप सिर्फ आपने क्या करेगा कि इस स्प्रिंग को, ये पॉइंट है, इस स्प्रिंग को डिस्प्लेस कराया इधर, आपने इसको पकड़ रखा है P को, तो ये P इधर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों, अब देखो आपने इसको पकड़ रखा है, आप इस स्प्रिंग को इधर ले जाते हो तो ये आपका हाथ भी इधर जाएगा। आप सोचो, देखो ये वाला, आप इस स्प्रिंग को इधर ले जाते हो तो आपका हाथ भी इधर जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस इधर स्ट्रेच हो रही है। लेकिन आप इसको स्ट्रेच करोगे तो ये स्ट्रेच तो होगी, लेकिन ये P नहीं जाएगा। कहने का क्या मतलब है, मेरा समझाने का क्या मतलब है कि यानी कि जो P का डिस्प्लेसमेंट होगा वो x1 ही होगा, जो P का एम्पलीट्यूड है वही तो x1 है। यानी कि x जितना डिस्प्लेस करेगा, जितना x होगा उतना ही P का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमें x1 निकालना है। एम्पलीट्यूड ऑफ P क्या है, x1 है, तो यहां से आप निकालो। देखो x1 को कैसे रख सकते हैं, यहां से रखो, सही है, x1 निकालना है। अब फोर्स इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा सेम रहता है, यानी कि F1 इक्वल टू F2 रहेगा। F1 क्या है, K1 x1 K2 x2, यहां से x2 निकालो, ये हो जाएगा x2 इक्वल टू K1 x1 अपॉन K2, ये इसमें रख दो, ये x1 हो जाएगा प्लस x2 की जगह पे K x1 अपॉन K2 इक्वल टू A, सही है, ये हो जाएगा। यहां से x1 निकाल लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा K2 ऊपर आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो K1 अपॉन K2, ओके, इक्वल टू A। अब यहां से x निकालोगे, x1 निकालोगे, तो देखो K2 इधर इंटू हो जाएगा, तो K2 A अपॉन ये हो जाएगा K1 प्लस K2, सही है। अब ये समझ में नहीं आ रहा हो किसी को, तो मैंने जैसे बताया कि एक स्प्रिंग क्या होती है, हमारी इलास्टिक वायर की तरह होती है। स्प्रिंग को आप ऐसे समझो कि ये स्प्रिंग नहीं है, इलास्टिक वायर है, इलास्टिक वायर है, ठीक है, जो क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है। यहां पर हमने फोर्स लगाया F, सोचो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालते हो तो कुछ आएगा, लेकिन यहां से इस P के डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। P तब तक डिस्प्लेस नहीं होगा जब तक ये वाला पोर्शन डिस्प्लेस ना हो, सही है। यानी कि ये P उतना ही आगे जाएगा जितना इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, इस वाले सेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि ये वाला 2 और ये 1 और ये 2, जब तक डेल्टा 1 हमारा कुछ स्ट्रेस नहीं होगा, जब तक हमारा डेल्टा यानी कि P स्ट्रेस नहीं होगा, इस तरीके से समझिए, ठीक है। तो Kx1 जो है वही एम्पलीट्यूड है हमारा P का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ब्लॉक P of mass small m is placed on a horizontal fractionless plane. A second block of mass small m is placed on it and it's connected to a spring of spring constant K. The two blocks are pulled by a distance capital A. Block Q oscillates without slipping. Without slipping oscillate करता है. What is the maximum value of friction force between the two blocks? सही, देखो इसको किस तरीके से समझोगे, ये हमारी स्प्रिंग है, इससे Q ब्लॉक है, दोनों का मास सेम है, ठीक है, दोनों का मास सेम है, हमने इसको डिस्प्लेस कराया, इसका स्प्रिंग स्टिफनेस कांस्टेंट हो गया। ये वाला जो है, ये वाला सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है, ध्यान रखना है, ये फ्रिक्शनलेस है, इसमें फ्रिक्शन है,
इसमें म्यू एस लगा हुआ है, इसमें फ्रिक्शन है। इनको हमने क्या करा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे दिया ए से, यहां तक मान लो मैक्सिमम डिस्प्लेस करा दिया ए से, एम्पलीट्यूड ए जो ऊपर वाला एस एच एम कर रहा है हमारा क्यू, उसको ए से डिस्प्लेसमेंट करा दिया। पूरा सिस्टम क्या है, ए से डिस्प्लेस हो जाएगा, ए से डिस्प्लेस। अब इसको इस तरीके से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो आप इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये क्यू हो गया, ये एम हो गया और ये पी हो गया। अब इधर क्या, इधर आपने फोर्स लगाया, इसको डिस्प्लेस कराया ए से, तो इधर स्प्रिंग कांस्टेंट लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा के। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना करा रहे हो भाई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपने ए करा दिया, पूरे सिस्टम को ए डिस्प्लेस करा दिया, तो दोनों तरफ फोर्स में, यानी कि स्प्रिंग में कितना फोर्स आएगा, के इंटू ए फोर्स आएगा, इधर फोर्स लग जाएगा। अब इधर फोर्स लगने की वजह से इसमें एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। बताइए भाई, देखो हम मान लेते हैं ये विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से स्लिप नहीं कर रहे हैं, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे वाले का भी एक्सेलरेशन सेम ही होगा ए। भाई जब स्लिप ही नहीं कर रहे हैं, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तो दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए। बताइए होगा, सही है। अब पहले वाले का डायग्राम बनाते हैं स्मॉल क्यू का, स्मॉल क्यू का। इधर आपका के ए लगा हुआ है, इधर ही एक्सेलरेशन हो रहा है इसका, और इधर लगा हुआ है आपका फ्रिक्शन फोर्स एफ, मान लीजिए क्या लगा हुआ, फ्रिक्शन फोर्स। तो हम नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए करोगे, तो नेट फोर्स क्या है, के ए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में माइनस एफ इक्वल टू एम ए, ये एक इक्वेशन आ जाएगी। बताइए इसमें कोई समस्या है। अब दूसरे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, दूसरे वाले का पी, ये इधर मूव कर तो रहा है, किधर, एक्सेलरेशन ए से, तो फोर्स इसका ऊपर की तरफ देखो, नीचे वाला फ्रिक्शन, नीचे वाला जो हमारा सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है। अब फोर्स हमारे ऊपर वाले पे इधर लग रहा है, तो इधर की तरफ इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा, तभी तो भाई ये इधर मूव कर रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स इस पे इधर लग रहा होगा, और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, ओनली परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, यहाँ पे ये एन लग रहा है, सही है। तो इधर ये मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, तभी तो ये मूव कर रहा है। तो इस पे एफ नेट लगा लीजिए, तो एफ इक्वल टू एम ए हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम ए हो जाएगा। इसको इक्वेशन को मान लीजिए 2। अब एम ए की जगह पे यहां रख दो एफ, ये हो जाएगा के ए माइनस एफ इक्वल टू एफ। तो यहां से देखो माइनस एफ को इधर ले जाओगे, तो ये इधर 2f हो जाएगा, 2f हो जाएगा, और इधर क्या है के ए, यहां से f की वैल्यू निकालनी है, तो f की वैल्यू आ जाएगी के ए डिवाइड बाई ए, के ए डिवाइड बाई 2, सही है। बताइए f की वैल्यू आ जाएगी के ए डिवाइड बाई 2, ऑप्शन क्या हो जाएगा, के ए डिवाइड बाई 2, सही है। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, के ए डिवाइड बाई 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर एज शोन इन द फिगर, द स्प्रिंग कांस्टेंट 2 न्यूटन पर मीटर एंड द मास ऑफ द ब्लॉक इज 2 kg। इग्नोर द मास ऑफ स्प्रिंग, इनिशियली द स्प्रिंग इज इन अनस्ट्रेच्ड कंडीशन में, ये जो स्प्रिंग दे रखी है अनस्ट्रेच्ड कंडीशन में दे रखी है। अनदर ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड स्टेलास्टिकली विद द फर्स्ट ब्लॉक, द कोलिजन इज सच दैट द 2 kg ब्लॉक डज नॉट हिट द बॉल, ये वॉल को हिट नहीं करता है, ठीक है, वॉल को हिट नहीं करता है। द डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन द 2 ब्लॉक्स व्हेन द स्प्रिंग रिटर्न टू इट्स अनस्ट्रेच्ड कंडीशन फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो ये ब्लॉक जो है वो इसमें टकराएगा, अब ये जब कोलिजन होगा तो ये वाला ब्लॉक क्या है, इधर जाएगा, ये वाला ब्लॉक वापस आएगा, हो सकता है देख लेते आगे भी जाए, पर ये देख लेंगे वापस आएगा या आगे जाएगा, वो अलग कंडीशन। ये वाला जो ब्लॉक है आगे जाएगा, इससे टकराएगा नहीं, आगे जाके फिर से अपनी पोजीशन पे आएगा, तो यहां से आगे गया फिर वापस आया अपनी पोजीशन पे, तो जिसमें इतना टाइम लिया इसने अपनी पोजीशन पे तो आ गया, गया और आया, जितना टाइम लिया उस कंडीशन में हम इस फोर्स को, इस वाले ब्लॉक को देख लेंगे कि ये कहां है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, वही तो पूछिए। इन दोनों के कोलिजन के बाद, यानी कि ये पहली बार अपनी पोजीशन पे वापस आएगा जब इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है ये पूछिए, ठीक है। द डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन द 2 ब्लॉक्स व्हेन द स्प्रिंग रिटर्न टू इट्स अनस्ट्रेच्ड पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि ये जब फिर से अपनी पोजीशन पे आएगा तब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई यहां से ये इसमें टकराया, इधर गया और इधर आया, देखो जब इधर जाता है फिर इधर आता है, ये एक टाइम में t/4 और t/4 टाइम ट्रेवल करता है, तो 2t, यानी कि पूरा टाइम कितना लेगा, पूरा टाइम ये देगा 2 टाइम्स ऑफ t/4, यानी कि टाइम जो होगा कैपिटल T/2 हो जाएगा, कैपिटल T/2 हो जाएगा, यदि ये टकरा के SHM करता है।
ओबियसली बात है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो होता है वो मोशन होता है, एसएचएम होता है। तो इस एसएचएम का हमें t/2 टाइम निकालना है। अब t/2 में ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा इधर, उनके बीच में डिस्टेंस, क्योंकि भाई ये फाइनल पोजीशन पे तो यहीं आ गया, मीन पोजीशन पे ही आ गया, क्योंकि ये कह रहा है कि अनस्ट्रेच कंडीशन ऑफ फर्स्ट टाइम इसी पोजीशन पे आ जाता है। तो हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है कोलिजन के बाद, और ये टाइम हमें मालूम पड़ जाए, दोनों में इंटू कर देंगे, एक्स आ जाएगा। सही, तो मालूम पड़ गया अभी क्या निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये निकालेंगे कैसे, सही है, निकालेंगे कैसे। तो पहले तो भाई ये इधर मूव कर रहा है, तो इससे टकराएगा, तो फिर ये इधर आएगा, हो सकता है वो इधर ही चला जाए, सोचो कि मास हमारा ये वाला इधर ही चला जाए, तो फिर ये डिस्टेंस निकालेंगे। सही है, तो डिस्टेंस तो सेम ही आएगी, एक्स इंटू वी इंटू टी। तो पहले इसकी वेलोसिटी निकाल लेता आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी तो 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है, कोलिजन के बाद इसकी स्पीड, कोलिजन के बाद इसकी क्या स्पीड रहेगी वो पहले वो भी तो देखेंगे। देखो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर टकरा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट, लीनियर कंजर्वेशन, यानी कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो लीनियर मूवमेंट कंजर्व रहेगा, तो हम ये देख लेते हैं। मान लो पहली कंडीशन में दूसरा वाला तो क्या है, रेस्ट पे है, तो मूवमेंट इसके साथ ही है, यानी कि m u1 इक्वल टू, इस तरीके से लिख रहे हैं, पूरी इक्वेशन लिखते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, तो मास जो है 1 kg, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 2 मीटर है, इधर जा रही है, प्लस m2 2 kg है, इनिशियल स्पीड इसकी 0 है, m1 1 kg है, इसकी इनिशियल स्पीड मतलब फाइनल स्पीड कुछ भी हो सकती है, v1 मान लिया हमने, m2 2 kg और v2। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, इक्वेशन आ जाएगी v1 प्लस 2v2 इक्वल टू, ये टर्म तो 0 होगी, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगी हमारी 1। सही है, यहां से आगे चलिए, ये तो हमारा हमने मोमेंटम कंजर्व करा दिया। ओके, अब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, यानी कि जब हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालेंगे उसको 1 के बराबर रख दो। भाई इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, 1 होता है। ओके, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, v2 माइनस v1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, u1 माइनस u2, यही तो होता है। चलिए ये 1 हो जाएगा, इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 क्या है, u1 दे रखा है 2, और u2 क्या है 0। तो यहां से आप इक्वेशन निकालोगे तो ये हो जाएगी d2 माइनस v1 इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लो भाई, ये वाली कंडीशन और इसको सॉल्व कर लो। चलो कैसे करोगे, देखो v1 प्लस 2v2 इक्वल टू 2 है, v2 माइनस v1 इक्वल टू 2 है, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो माइनस v1 से ये प्लस v1 कट जाएगा, तो ये बचेगा आपको 3v2 इक्वल टू 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, जोड़ रहे हो तो यहां से v2 निकल जाएगा आपका, v2 निकल जाएगा 4/3। इसकी वेलोसिटी निकल गई, इधर जा रही है, क्योंकि पॉजिटिव है, हम इधर मान रहे हैं पॉजिटिव, तो ये इधर जा रही है। अब v1 की निकालें, हमें निकालना है v1, तो v1 क्या हो जाएगा, v1 देखो इससे निकाल लो, इससे निकालो, तो v2 की वैल्यू है 4/3 माइनस v1 इक्वल टू 2। यहां से v1 निकालोगे कितना आएगा, v1 इधर पहुंच जाएगा, v1 इधर पहुंच गया और 2 इधर आ जाएगा, यानी कि 4/3 माइनस 2। तो यहां से v1 क्या आएगा, देखो v1 आ गया आपका 4/3 माइनस 2 है, तो 3 का 2 में इंटू करोगे तो -6 हो जाएगा, यानी 4 माइनस 6 कितना, 4 माइनस 6 माइनस 2 बचेगा, यानी कि -2/3। अब माइनस साइन ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि टकराने के बाद, यहां टकराने के बाद ये वाला ब्लॉक इधर जा रहा है, तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, ये हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई। सही है, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, वही v1 आ गया आपके पास -2/3, इधर आया है माइनस हटा लो, ठीक है, हम डायरेक्शन दे देंगे इधर। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों के बीच की, तो v1 इंटू टी, तो t क्या है, t है हमारा कैपिटल T/2, कैपिटल T यानी कि 1/2, और कैपिटल T को हम लिखते हैं 2π√m/k, यही तो लिखते हैं। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो t जो हमारा आ जाएगा π√m/k, पाई m की वैल्यू, ये वाला जो है ना ये 2 kg है, और स्प्रिंग कांस्टेंट 2 दे रखा है 2, तो ये हो जाएगा आपका t का वैल्यू आ जाएगा पाई आ गया।
सही है। तो x जो निकाला आपने, x आ गया आपका v1 कितना दे रखा है 2/3 इनटू पाई। तो ये डिस्टेंस उनके बीच की दूरी डिस्टेंस यही तो होगी। अब देखो 2 इंटू पाई को हम 3.14 लिख सकते हैं 3, ओके। इसको इंटू करो तो ये हो जाएगा 8 2 इंटू 6 यानी कि 6.28/3। अब इसको डिवाइड कर लो, 3 दूनी 6 पॉइंट। अब 2 में तो जाएगा नहीं, 0 लगा लेते हैं। ये 28 हो गया, 28 को 3 से डिवाइड करोगे 9 3 27 09 समथिंग आएगा, यानी कि आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आ जाएगा 2.09 मीटर आ जाएगा। ठीक है, बताइए। ये 2018 में एडवांस में क्वेश्चन आया था। बहुत ही सिंपल है, जैसे आप सोचो कि भाई लीनियर मूवमेंट को कंसीडर करा दिया, हमारे पास वेलोसिटी आ गई, ये कितना टाइम पीरियड, ये कितना टाइम लेगा भाई, एक बार इधर t/4 इधर जाने में, वापस आने में t/4 यानी कि टोटल t/2 टाइम लेगा। तो t/2 टाइम निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल दी, दोनों को इंटू कर दिया, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2013 का एडवांस का क्वेश्चन है। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ force constant K lying on a frictionless horizontal plane. The other end of the spring is fixed. The particle start moving horizontally from its mean position, equilibrium position at t equals to 0. When an initial speed v naught है, then the speed of the particle is 0.5. It collides elastically with the rigid ball. After the collision, तो ये पूछे हैं। ठीक है, तो पहले कंडीशन समझते हैं। हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन देखते हैं। सही है, चलिए कि हमारे पास एक मास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, एक स्प्रिंग होगी, ये ब्लॉक हो गया, सही है। ये अपनी स्पीड u से जा रहा है, u नोट से जा रहा है, सही है। देखो अपनी मैक्सिमम स्पीड u नोट से जा रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। देखो ध्यान दीजिए भाई, ये वाली जो पोजीशन है इसकी, ये कह रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, यानी कि मेन पोजीशन पे है। इस पर वेलोसिटी हमारी u नोट है, तो ये u मैक्सिमम कह सकते हैं कि ये u मैक्सिमम के बराबर u नोट है। बताइए कह सकते हैं भाई, मेन पोजीशन पे जब हमारा ब्लॉक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एसएचएम कर रहा हो, तो मेन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। वो वेलोसिटी दे रही है u नोट, तो हम इसको कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है u नोट है। अब इसने कहा कि जब ये 0.5 की वेलोसिटी पे है, 0.5 u नोट की वेलोसिटी पे, मान लो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, घटती है। हमको पता है कि मीन वेलोसिटी से चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, वेलोसिटी क्या होती है, घटती है। तो लेट सपोज यहाँ पे एक बॉल है, एक काफी बड़ी बॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है इसकी, जब ये टकरा रहा है u नोट, यानी 0.5 u नोट है, u नोट टकराया। अब इसने क्या कहा है कि इट कोलाइड इलास्टिकली। देखो काफी रिजिड बॉल, बड़ी बॉल से जब भी कोई चीज टकराती है तो वो उसी वेलोसिटी वापस चली जाती है, ये तो हमें पता है। इलास्टिक कोलिजन से हमने ये देखा कि जितनी वेलोसिटी ये टकराएगी उतनी ही वेलोसिटी से ये वापस आ जाएगी, u नोट वापस आ जाएगी, ओके। अब देखो ये कुछ टाइम लेगी इधर जाने में t, और उतना ही टाइम लेगी वापस आने में t। भाई देखो ना, यहां से u नोट इक्वल टू 0.5 u नोट पे गई, अब उसी वेलोसिटी वापस आ रही है, उतनी ही डिस्टेंस t/2। तो इसका जो टाइम लगेगा, ये जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, 2t के बराबर। अब ये 2t टोटल टाइम जो लगेगा यहां से इस पोजीशन पे आया पे 2t लगेगा। अब ये 2t है क्या, ये भी देखना पड़ेगा, सही है। चलिए ये कैसे देखेंगे, अब देखो हमारे पास ये है, तो हम ये देखेंगे कि यहां से यहां तक ये डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। हमारे पास u नोट है, देखो हमारे पास u जो होता है वो होता है u नोट cos ओमेगा t। ये हमने पढ़ा, इस तरीके से नहीं पढ़ा हुआ आपने, ये पढ़ा है u a ओमेगा cos ओमेगा t, सही है, यही तो पढ़ा है। a ओमेगा क्या होता है हमारा, u मैक्सिमम होता है, तो u मैक्सिमम u नोट है, तो मैंने ये लिख लिया u नोट cos ओमेगा t, सही है, यही तो लिख लिया। अब वेलोसिटी क्या है, इस कंडीशन पर वेलोसिटी है 0.5 u इक्वल टू u नोट cos ओमेगा t। अब यहां से u नोट से u नोट कैंसिल हो जाएगा, ये 0.5 cos ओमेगा t हो जाएगा, सही है। अब cos ओमेगा t है हमारे पास, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, तो cos ओमेगा t 1/2 को cos 60 लिख सकते हैं, यानी कि π/3। तो यहां से ओमेगा t जो आएगा वो π/3 आ जाएगा, और t की वैल्यू निकालोगे, देखो ओमेगा की वैल्यू रख सकते हैं हम 2π/T, t की जगह पे,
ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, स्मॉल टी इक्वल टू पाई/3, पाई से पाई कट गया, स्मॉल टी जो आ गया वो आ गया कैपिटल टी डिवाइड बाई 6, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, यानी कि कैपिटल टी आ गया हमारे पास, जो टाइम टोटल आ गया, यानी कि इस पोजीशन से इस पोजीशन पे वापस आने में ये 2 टाइम्स ऑफ 2 कैपिटल टी बाई 6 आ गया, तो ये आ गया। अब देखो, अब हमें पूछा क्या है, हम ये देख लेते हैं। हमारे पास इनिशियल कंडीशन तो हमने लगा ली, अब हमने पूछा द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रिटर्न्स टू इट इक्विलिब्रियम पोजीशन, यू नो, देखो यहां से ये गई, यहां से टकराई, उतनी ही वेलोसिटी से वापस आई, जब ये अपनी मीन पोजीशन पे आएगी तो उतनी ही वेलोसिटी से मीन पोजीशन पे भी वापस आएगी, सही है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो ऑप्शन ए है वो ठीक है भाई, स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रिटर्न्स टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वही वेलोसिटी होगी जो पहले थी, टकरा के भाई इलास्टिकली हो रही, यानी कि उसने अपना मोमेंटम चेंज ही नहीं किया। इलास्टिकली कोलिजन से क्या है कि उसका मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ, जिस वेलोसिटी से वो जा रही थी जिस उसी वेलोसिटी से वापस आ गई, और अपनी मीन पोजीशन पे, अपनी मीन पोजीशन पे भी उसी वेलोसिटी से होगी, तो पहला सब ठीक हो जाएगा। द टाइम एट विच, सेकंड पढ़ते हैं, द टाइम एट विच द पार्टिकल पासिस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम, भाई पहले ये गया, इधर गया, यहां गया, और फिर से यहां आ गया, यानी कि पहली बार अपनी मीन पोजीशन पे आ गया, तो यानी टाइम पूछा कि इसमें इतने कितना टाइम लिया, तो टाइम क्या हो गया हमारा, ये टाइम कितना है 2t के बराबर, 2 इंटू टी निकाला है हमने कैपिटल टी बाई 6, तो ये टी हो जाएगा आपका टी बाई 3, यानी कि 1/3 इंटू टी, टी की वैल्यू रख दो आप 2 पाई अपॉन, ये हो जाता है एम अपॉन के, यही तो हो जाता है, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई 3 रूट ऑफ एम अपॉन के, इतना टाइम लगेगा। और इसमें दे रखा कितना है, पाई रूट ऑफ एम अपॉन के, ना इतना नहीं, ये वाला लगेगा, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। चलिए अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, तीसरी कंडीशन पढ़िए, तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है, द टाइम एट विच द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग ऑकर्स एट, यानी कि जब स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे हमारी स्प्रिंग होगी, देखो ये तो मेन पोजीशन होगी, कंप्रेशन इधर होगा, तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो सकता है, यानी कि ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जा सकती है भाई, एक्सट्रीम पे जा सकती है, यानी कि एम्पलीट्यूड के बराबर, एम्पलीट्यूड के बराबर कंप्रेशन हो सकता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बराबर। हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जब एसएचएम करते हैं तो मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कैपिटल ए के बराबर, यानी कि एम्पलीट्यूड के बराबर, तो एम्पलीट्यूड के बराबर ही तो कंप्रेशन हो सकता है, सोचिए, यानी कि इसमें जो कंप्रेशन हो रहा है स्प्रिंग में कितना हो सकता है, एम्पलीट्यूड के बराबर ही। अब देखो यहां से ये टकरा के, यहां से टकरा के इधर आई, यहां से टकरा के ये इधर आई, अब यहां से ये टकरा के यहां एक्सट्रीम पे ही तो जाएगी। अब जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है तो कितना टाइम लेती है, t/4, हमने ये देख रखा है, t/4 मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने पे t/4 टाइम, तो पहले जो टाइम लगा, अब टोटल टाइम देखो यहां तक मैक्सिमम कंप्रेशन तक, तो पहला टाइम हमने 2 पाई बाई 3 रूट ऑफ एम अपॉन के निकाला, भाई यहां से यहां तक, फिर यहां तक आने में मीन पोजीशन पे आने पे ये टाइम निकला, प्लस t/4 और जोड़ दो, उसमें t/4 और जोड़ दो, ठीक है, तो ये टाइम निकल जाएगा, यानी कि 2 पाई बाई 3 रूट ऑफ एम अपॉन के प्लस t/4, तो ये क्या है, ये है आपका 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन के, यही तो है भाई t/4, तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये π/2 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, सही। अब इसको जोड़ोगे आप, इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो 2 से इधर इंटू करोगे तो ये 4 हो जाएगा, 3 से इधर करोगे 3, यानी 4 इंटू 3, 4 प्लस 3, यानी कि ये हो जाएगा 7 पाई/3 रूट ऑफ एम अपॉन के, यही टाइम तो आएगा, यानी कि मैक्सिमम कंप्रेशन, पहले ये इधर गई फिर वापस आई फिर मैक्सिमम कंप्रेशन दिया, और ये टाइम तो हमने निकाल रखा है, ये मैक्सिमम टाइम, यानी ये कितना टाइम है कंप्रेशन का, t/4 जोड़ दिया तो 7 पाई/3 रूट ऑफ एम अपॉन के आया, तो इसमें कितना आ रहा है 4 पाई/3 आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, सही है, ये तो गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट कंडीशन चेक कर लेते हैं इसमें, ये क्या कह रहा है, द टाइम एट विच द पार्टिकल पासिस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द सेकंड टाइम, सेकंड टाइम का मतलब क्या है भाई, पहले मीन पोजीशन से ये यहां गया, फिर वापस यहां आया, फिर से ये इधर गया, फिर वापस आया, तभी तो ये मीन पोजीशन का सेकंड टाइम आया, सोचिए। तो ये हमने निकाल रखा है भाई 2t निकाल रखा है 2t, और ये क्या होगा, पहले ये इधर जाएगा t/4 टाइम लेगा,
फिर ये वापस आएगा, t/4 टाइम लेगा। तो ये टाइम कितना हो गया, ये हो गया t/2, t/4 प्लस t/4 t/2 हो जाएगा। तो हमारा टोटल टाइम जो हो जाएगा, सोचिए टोटल टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा t/2 प्लस ये 2t। सही है, तो ये हो जाएगा t/2 प्लस 2t, और t हमने निकाला था t/6। सही है, तो ये हो जाएगा आपका t/2 प्लस t/3। सही है, एलसीएम लोगे तो ये 3 इधर 2 इधर, तो ये हो जाएगा 5/3, सॉरी 5/6। क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे, देखो एलसीएम लो, ये हो जाएगा 5t/6। अब t की वैल्यू रख दो, 5/6 t की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 2π√m/k। सही है, देखो 2 से ये 3 बार कट जाएगा तो बचेगा क्या, 5π/3√m/k। यही तो आ रहा है, द टाइम एट विच द पार्टिकल पासिस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द सेकंड टाइम। ये ठीक हो जाएगा, इतना ही तो आ रहा है। सही है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये चलिए ये कह रहा है, टू लाइट स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2 एंड अ ब्लॉक ऑफ मास M are in one line AV of a smooth horizontal table such that one end of the each spring is fixed on rigid supports and the other end is free as shown in the figure. The distance CD is 60 centimeter. If the block moves AV with the velocity 120 centimeter per second in between the springs, calculate the period of oscillation. टाइम पीरियड निकलवाया। देखो अब ये इनिशियली जो है ब्लॉक जो है वो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, कुछ टाइम बाद जुड़ेगा, कुछ टाइम बाद जुड़ेगा, फिर ये ऑसिलेट करेगा, फिर वापस आएगा, फिर ये पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर इसके साथ कनेक्ट करेगा, फिर इससे ऑसिलेशन करेगा, फिर से अपनी पोजीशन पाएगा। तो इसमें पूछा कि तुम्हें इसमें टाइम कितना लगेगा, पर एक चीज समझो, देखो पहले ये इस कंडीशन पे है, समझना बहुत जरूरी है। देखो यहां से पहले ये जाएगा, यानी कि CD का हाफ, CD का ये हाफ ट्रेवल करेगा, इसके बाद ये इससे कनेक्ट करेगा, इसके बाद SHM करेगा, फिर से ये इधर जाएगा। अब इसके साथ SHM करेगा तो ये T2/4 टाइम लेता है, SHM करता है तो भाई यहां से ये मैक्सिमम कंप्रेशन तक जाएगा। सोचो इसके साथ कंप्रेशन, इसके साथ SHM करेगा ये वाली स्प्रिंग के साथ, तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन तक जाएगा। उसमें T2/4 हम मान लेते हैं, इसका टाइम पीरियड T2 है, इसका टाइम पीरियड T1 है, तो T2/4 तक जाएगा, फिर से वापस आएगा T2/4, T2/4, फिर से वापस आया तो ये हो जाएगा T2/4, फिर से वापस आया, फिर से देखो, फिर से ये CD डिस्टेंस CD/2 ट्रेवल करेगा। सही है, अब यहां आ गया अपनी पोजीशन पर, फिर से यहां आ गया, अब फिर से यहां तक ये CD/2 ट्रेवल करेगा। अब फिर यहां से इस पर SHM करेगा, ये यहां तक गया, मान लो इसका टाइम पीरियड T1 है तो ये T1/4 जाएगा, फिर से ये वापस आएगा तो T1/4 फिर टाइम लेगा। यहां आया, अभी ये कंडीशन हमारी यहां आई है, और ये इनिशियल पोजीशन पर कब पहुंचेगा, जब ये CD/2 फिर से कंप्लीट करेगा, तब ये अपनी पोजीशन पर पहुंच जाएगा। और जब ये अपनी पोजीशन पर पहुंच जाएगा यानी कि अपनी एक साइकिल को कंप्लीट कर लेगा, यानी कि इसका एक टाइम पीरियड निकल जाएगा। अब इस टाइम पीरियड में कितनी कितनी चीजें आई हैं, देखो पूरा टाइम पीरियड जो आया, देखो CD/2 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 CD/2, ये 4 बार आ गया, ये 4 बार आ गया CD/2। सही है, प्लस इधर आया T2/4 T2/4 T2/2 हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ोगे तो T2/4 हो जाएगा, T2/2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी T1/4 T1/4, ये भी T1/4 हो जाएगा, सॉरी T1/2 हो जाएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं T1/2 प्लस T2/2। ओके, 2 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ CD, 2 टाइम्स ऑफ CD। देखो ये क्या है, ये टाइम है ना, तो इसमें ये टोटल डिस्टेंस इंटू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4/2, यानी कि 2CD बाई वेलोसिटी से। भाई देखो इसमें ये अपना किसी से टकरा तो है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देखो आप यहां से समझो कि ये CD है, तो पहले इधर जाएगा, फिर इधर आया, तो ये 2CD के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डिवाइड बाई B, ये टाइम निकल जाएगा, बाकी ये टाइम हो गया। अब देखो यहाँ वैल्यू रखते हैं, 2CD कितना दे रखा है, CD दे रखा है आपको 60 सेंटीमीटर, तो मीटर में बनाओगे तो 0.6 हो जाएगा, अपॉन वेलोसिटी क्या है 120 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बनाओगे तो ये हो जाएगा 0.12 मीटर पर सेकंड।
ओके, ये हो जाएगा प्लस। अब देखो T1 क्या है, T1 है 2 पाई बाई T1 बाई 2 कर रहे हो तो 2 पाई बाई 2 रूट ऑफ m अपॉन K1 प्लस, इसी तरह से 2 पाई डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ m अपॉन K2। सही है, ये हो जाएगा। अब देखो 0.6 इंटू 2 0.12, तो ये तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा 2 से 2, ये हो जाएगा पाई रूट ऑफ m की वैल्यू दे रखी है इसने, कितनी दे रखी है m की वैल्यू, m की वैल्यू 200 ग्राम दे रखी है, तो ये 0.2 हो जाएगा ग्राम मतलब केजी में, और K1 दे रखा है 1.8 प्लस पाई रूट ऑफ 0.2 और K2 दे रखा है कितना 3.2। सही, इसको सॉल्व करो, 1 प्लस पाई, देखो 0 से 0 हट जाएगा, 2 से ये 9 यानी कि 1/9 प्लस पाई, ये हो जाएगा 0 से 0 हटाओगे तो 32 को 2 से काटोगे तो 1/16। सही है, 1 प्लस पाई 1/3 प्लस 1/4 पाई। सही है, 4 पाई आ गया। अब इसको देखोगे तो 1 प्लस, यहां से एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 12 नीचे आ जाएगा, और 3 प्लस 4 7 पाई आ जाएगा। सही है, टोटल टाइम आ जाएगा हमारा ये। अब इसको सॉल्व कर लो, पाई की वैल्यू रख देनी है, पाई की वैल्यू रख देनी है। पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 22/7 रख लो पाई की वैल्यू, चलो क्योंकि 7 आ रहा है ना, तो 22/7 रख लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस 7 इक्वल टू 22/7 रख लो इसको, तो ये हो जाएगा 12। 1 प्लस 7 से 7 कर जाएगा, ये 22/12, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 11/6। 1 प्लस ये हो जाएगा 6 यानी 6 गन 6 पॉइंट, कितने बचेंगे 5, 8 सिंग 48, 8 बार चला जाएगा, 2 बचेंगे 0 3 यानी कि 6, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.83 सेकेंड्स, इतना टाइम लगेगा उसको। सही है, कितना टाइम लगेगा 2.83 सेकंड का टाइम लगेगा, और ये समझना जरूरी है कि किस तरीके से निकाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू masses m1 and m2 are suspended together by a massless spring of stiffness k when the masses are in equilibrium। देखो इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम है, m1 is removed without disturbing the system, सिस्टम को डिस्टर्ब किए बिना m1 को जस्ट रिमूव कर दिया। फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। देखो कंडीशन को समझना कैसे जरूरी है, पहले हम इक्विलिब्रियम कंडीशन देख लेते हैं। देखो कंडीशन बनाते हैं कि यदि हमारी स्प्रिंग पर कोई भी मास नहीं लटका हुआ है, तो मान लेते हैं ये अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग है, मान लो ये अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग है, यहां तक ये अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग आ गई। अब इस पर हमने क्या किया, 2 मास से लटका दिए। भाई जब मास से लटकाओगे, 2 मास से लटकाए तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन तक चला जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन जितना, मैक्सिमम एक्सपेंशन जितना हो सकता है उतना जाएगा। भाई तभी तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आएगा, तभी तो आएगा। मान ले यहां से ये डिस्टेंस जो इसने ये एक्सपेंशन हुआ, ये x0 एक्सपेंशन हो गया। बताइए इसमें कोई समस्या है तो, अनस्ट्रेच्ड कंडीशन ये हो गई। इस पर 2 मासेस लटका दिए तो ये यहां से कुछ स्ट्रेच करेगा, x0 स्ट्रेच किया m1 प्लस m2 मासेस से। अब यहां पर आप क्या करोगे, इसमें फोर्स आएगा k x0 और नीचे कितना आएगा m1 प्लस m2 g जी। तो यहां पर फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका k x0 इक्वल टू m1 प्लस m2 g। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब बताइए इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी, सही है। अब देखो, अब इसने क्या कहा है कि यानी कि m1 को हटा दिया है, m1 को हटा दिया है तो ये वाला m2 क्या ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो कुछ टाइम बाद ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा। भाई सोचो ना कि नीचे वाले मास को हटा दिया गया है तो ये ऊपर की तरफ भागेगा, इसको हटा दोगे भाई मास जैसे ही कम होगा तो स्प्रिंग अपना ओरिजिन पोजीशन पर जाने की कोशिश करेगी, तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो कुछ टाइम बाद ये भी अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन लेगा। तो कहां कंडीशन लेगा आप ये देखो, देखो ये तो इनिशियल कंडीशन है, तो जब इस पर अनस्ट्रेच कंडीशन ये है तो इस पर मास स्मॉल m2 जड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा, m2 ये आ जाएगा। सही है, बताइए ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, बीच में आएगी ना। भाई यहां तक तो जा नहीं सकता, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि अब मास भी कम हो गया, ये तो मैक्सिमम है ना, ये तो मैक्सिमम यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन है, ये तो एक्सट्रीम कंडीशन है। बताइए मैक्सिमम इतना
एक्सटेंड हुआ, ये एक्सट्रीम कंडीशन होगी। अब इसको जैसे ही हटाओगे आप, जैसे ही हटाओगे तो ये अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगा, ये अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। अब देखो इक्विलिब्रियम और एक्सट्रीम यही तो एम्पलीट्यूड है, ये अपना एम्पलीट्यूड है। अब मान लेते हैं ये डिस्टेंस इसने x1 की, यानी कि ये वाला जो है इसने स्ट्रेच किया, इसको स्प्रिंग को स्ट्रेच x1 मान लिया, तो हमारा एम्पलीट्यूड कितना होगा? पहले देखो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आया, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी? ऊपर फोर्स लगेगा k x1 और नीचे की तरफ फोर्स लगेगा m2g, सही है। तो यहां से लिखोगे k x1 बराबर m2g, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, सही है। अब एम्पलीट्यूड निकलवाया है, तो एम्पलीट्यूड जब निकाला हुआ है तो ए क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू ये टोटल डिस्टेंस x0 माइनस x1, सही है, यही तो एम्पलीट्यूड होगा। सोचो भाई, आप ये सोचो ना कि हमारे पास अनस्ट्रेच्ड एक स्प्रिंग है, उस पर दो मासेस लटकाए, तो टोटल एक्सपेंशन मैंने पूरा क्या हुआ? एक्सटेंड हुआ, एक्सपेंशन हुआ। अब इसको जस्ट, अब इसके बाद इसको और फोर्स लगा के नीचे नहीं जा रहे हैं, यही फोर्स है, यही फोर्स लगा हुआ है। ऐसा समझो कि ये मास है, इस पर आपने फोर्स लगाया और खींच के यहां कर दिया इनिशियल, ठीक है। अब इसको जस्ट फोर्स को हटा दिया, जैसे ही फोर्स को हटाओगे तो ये अपना कुछ एक्सल क्या करेगी? मोशन करेगी, फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन अब यहां तक तो नहीं आ सकती ना, मैक्सिमम तो यही हो सकता था उसका, ये एक्सट्रीम अपने ले सकती है, तो इसको हमने मैक्सिमम ए मान लिया, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई, ये x1। अब यहाँ पर x0 की वैल्यू रखो, देखो ए x0 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 g डिवाइड बाई के माइनस x0 क्या है? x1 यहां से निकाल लो, तो ये हो जाएगी m2 g बाई के, सही है। तो यहां से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा m1 g बाई के प्लस m2 g वाई के, इसको हमने अंदर इंटू कर लिया, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर दिया, और ये हो जाएगा माइनस m2 g डिवाइड बाई के। तो ऐसे ये वाली टर्म तो कट जाएगी, तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड आएगा, जो एम्पलीट्यूड आएगा वो आएगा हमारा m1g डिवाइड बाई के, ये एम्पलीट्यूड आ गया। तो हमारा जो एम्पलीट्यूड आया है, एम्पलीट्यूड जो आया है, ये आया आपका m1g बाई के, ठीक है। एक ये पूछा है। अब इसने पूछा है कि फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है, ओमेगा रूट ऑफ m अपॉन सॉरी ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ k अपॉन m होती है, k अपॉन m होती है। अब देखो स्प्रिंग कांस्टेंट तो k है, अब मास कौन सा लिया जाएगा? अब देखो ये तो हमने हटा दिया, अब यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद इसको हम हल्का सा डिस्प्लेस करा के इसका क्या करा रहे हैं? SHM करा रहे हैं, तो m2 आएगा, यही तो ऑसिलेट करेगा, तो ये m2 आ जाएगा, ये हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। बताइए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, एम्पलीट्यूड आ गया, ये दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ये भी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? देखो इसको हम दो तरीके से निकालेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। ए स्मॉल ब्लॉक इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द मासलेस स्प्रिंग ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ 4.9 मीटर, द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड, the system lies on the horizontal frictionless surface, the block is unstretched by 0.2 meter and released from the rest at t equals to 0, then execute simple harmonic motion when angular frequency omega equals to pi by 3 radian per second, simultaneously at time 0 पे a small pedal is projected with speed v, यहां से t टाइम 0 पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटता है, ये भी t टाइम 0 पे इसको पैडल यानी कि यहां से प्रोजेक्ट किया जाता है एट 45 डिग्री एंगल पर। पॉइंट P इज एन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम O, ये डिस्टेंस 10 दे रखी है। इफ P इज एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ P, इफ द पैडल क्या कर रहा है? द पैडल हिट्स द ब्लॉक T इक्वल टू 1 सेकंड पे, यानी कि 1 सेकंड बाद ये जो पैडल है, 1 सेकंड बाद ये प्रोजेक्टेड होकर इसको हिट करता है, इसको हिट करता है। द वैल्यू ऑफ v पूछा, ये वैल्यू ऑफ v पूछा, सही है। तो पहले तो हम देखते हैं कि भाई हमारा ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, इनिशियली इसको स्ट्रेच कराया है 0.2 पे, फिर रिलीज कर दिया गया है t इक्वल टू 0 पे रिलीज कर दिया गया है। तो t इक्वल टू 1 पे ये कहां होगा भाई? t इक्वल टू 1 पे कहां होगा? फिर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो रेंज निकल आएगी, रेंज निकल आएगी,
तो हम प्रोजेक्शन में जब रेंज निकालते हैं टाइम भी निकाल, मतलब वेलोसिटी भी निकल जाएगी। तो ये हमारा मेथड 1 रहेगा, ठीक है। मेथड 1 देखते हैं, और देखिए मेथड 2 कितना इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। हमारी ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग हो गई, सही है, ये मास है, हमने इसको स्ट्रेच कराया इसको कितना 0.2 मीटर पर, ये बता रहा है 0.2 पर स्ट्रेच कराया। सोचो, ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये कह रहा है पहले इक्विलिब्रियम मेन पोजीशन हो गई, ये हमने स्ट्रेच कराया मैक्सिमम, ये इतना स्ट्रेच हो गया, ये एम्पलीट्यूड के बराबर हो गया, मान लो एम्पलीट्यूड हमारा 0.2 मीटर है। तो यहां से अब ये एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ रहे हो, t इक्वल टू 0 पर छोड़ रहे हो, तो ये 1 सेकंड पे कहां आएगा, 1 सेकंड पे कहां आएगा। पहले तो इसका ना ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, इसका टाइम पीरियड निकालते हैं, देखो इंटरेस्टिंग क्या रहेगा, टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई ओमेगा की वैल्यू दे रखी है पाई बाई 3, देखो पाई से पाई कट जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 इंटू 2 6 सेकंड हो जाएगा, 6 सेकंड, इसका टाइम पीरियड कितना हो गया 6 सेकंड। अब देखो यहां से यहां जाने में पूरा टोटल टाइम लेने में t/4 का टाइम लगता है, हमें ये पता है। मीन पोजीशन से यहां जाओ t/4, यहां से मीन पोजीशन पे एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आओ तब भी t/4 लगता है, तो ये पूरा टोटल टाइम जो लगेगा 6/4 यानी कि 1.5 सेकंड का टाइम लगेगा पूरा। अब ये देखो हमने एक चीज देखी थी, जो हमने एक चीज देखी थी कि ये एक्सट्रीम पोजीशन होगी, ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम। अब देखो ये a/2 जो होता है, a/2 होता है, इस टाइम को ये जो टाइम लेता है वो, मान लो ये t1 है तो ये 2t1 होगा, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी कम होती है तो ये ज्यादा टाइम लेता है, यहां पर वेलोसिटी ज्यादा रहती है तो ये t1 टाइम लेता है। तो ये जो टाइम होता है वो 2 टाइम्स होता है, यानी कि t1 का 2 टाइम्स होता है। अब देखो ये टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम तो हमारा 1.5 है ना। अब ये देखो ये 0.5 होगा तभी तो ये 1 सेकंड होगा। अब सोचो, हमने ये बताया था कि ये जो टाइम होता है 1/2 के रेशियो में बढ़ जाता है, 1/2 के रेशियो में बढ़ जाता है, ये मैंने पहले बताया था कि इससे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यदि आपको ये पता है कि पूरा टाइम हमारा 1.5 का है तो ये 0.5 टाइम लेगा, ये 1 सेकंड लेगा, यानी कि ये इसका डबल लेता है, ये वाला जो है इसका डबल लेता है। तो 1 सेकंड में ही तो पूछा है, उसने पूछा है कि 1 सेकंड बाद ब्लॉक कहां होगा। अब सोचो यहां से ये a/2 पर जाएगा, यानी कि आधा 0.2 का, यानी कि ये 0.1 मीटर ट्रेवल करेगा, यानी कि ये यहां तो गया, यहां से ये 0.1 ट्रेवल किया। अब ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4.9, तो ये पूरा जब फाइनल होगा ये कितना होगा 0.1 और जोड़ दो तो ये 5, यहां से यहां 5 मीटर पर होगा, होगा सोचो। अब ये यहां पर है ब्लॉक हमारा 1 सेकंड बाद, अब ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, ये डिस्टेंस कितनी है, ये दे रखी है 4.9, अब ये डिस्टेंस है 0.1, तो ये हो जाएगी 5 मीटर। और इधर से भी ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो v कर रहा है 45 डिग्री के एंगल पर, ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 5 मीटर हो जाएगी, यानी कि 1 सेकंड बाद। तो 1 सेकंड बाद ये भी टकराएगा, यहां ही तो टकराएगा, यहां टकराएगा, यानी कि ये इसकी जो रेंज हो जाएगी, रेंज कितनी हो जाएगी 5 मीटर। और रेंज प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज कितनी होती है v² sin 2 थीटा बाई जी, sin 2 थीटा बाई जी, ये 5 हो गया, ठीक है, v²। अब sin 2 थीटा, थीटा कितना 45 और 2 थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, sin 90 डिग्री कितना होता है 1, sin 90 डिग्री होता है 1, और g की वैल्यू आप 10 ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 5 50, और रूट स्क्वायर यानी कि v आ जाएगा आपका रूट ऑफ 50 सेकंड मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आ जाएगी, 2012 में आया था, ठीक है। अब इस तरीके से देखोगे भाई कि हमें वो टाइम पीरियड नहीं पता था, किस तरीके से वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, वो हाफ डिस्टेंस को एक टी में तो दूसरा 2t में ट्रेवल करता है, ये ध्यान नहीं आता है उस टाइम पर। तो अब मेथड 2 देखते हैं, ठीक है। अब मेथड 2 देखते हैं, कुछ नहीं याद है हमें ये पता है कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन तो हमें एटलीस्ट आता ही है, प्रोजेक्टाइल मोशन तो हमें एटलीस्ट आता है, तो हम मेथड 2 देखेंगे, ठीक है। अब हमें प्रोजेक्टाइल मोशन आता है तो हमें ये पता है कि भाई ये 1 सेकंड में, देखो जीरो पे ये यहां से जीरो पे प्रोजेक्टाइल किया जा रहा है और 1 सेकंड पे टकरा रहा है। तो आप ये सोचो ना यार सीधा कि यहां से ये आया v पे 45 डिग्री, t इक्वल टू 0 पे, तो ये t इक्वल टू 1 पे टकरा गया ना, यहां से पूरा आ गया, इसने अपना पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन 1 सेकंड में ही पूरा कर लिया। अब जब इसने 1 सेकंड में अपना पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन तय कर लिया तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा
1 सेकंड हो जाएगा ना टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है हमारा 2 टाइम ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी बाई जी इक्वल टू 1 सेकंड, 1 सेकंड हो जाएगा। 2 वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, ये वाली v cos v sin थीटा इक्वल टू जी इक्वल टू 1 सेकंड। तो 2 इंटू वेलोसिटी निकालनी है हमें, साइन थीटा क्या है, साइन 45, साइन 45 का मान रूट ऑफ 2 1 बाई रूट 2, जी की वैल्यू 10 रख लो, ये 1 हो जाएगा, सही है। तो 10 इधर ले जाओगे तो यहां से क्या बचेगा, v बाई रूट 2, ये हो जाएगा आपका 10, और देखो 2 नीचे आ जाएगा तो ये 2, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू ये 5 हो जाएगा, 5 इंटू रूट 2 इधर चला जाएगा, रूट 2 ये हो गया, और ये भी तो आपका 50, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं रूट 25 इंटू रूट 2, सही है। तो अब रूट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2, तो यहां से भी आपका रूट 50 आ गया, सही है। आपको ऐसा चम बिल्कुल नहीं लगाना है, तो आपको बस ये सोचना पड़ेगा भाई जीरो पे ये हमारी इनिशियल पोजीशन पे था, इसने टी टाइम में t1 यानी 1 सेकंड में अपना प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा कंप्लीट कर लिया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2 टाइम ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन जी, यहां से वर्टिकल वेलोसिटी v sin थीटा हो जाएगा, यहां से v निकाल लो, सिंपल। आपको एसएचएम कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस सोचने वाली बात है कि वहां पे ये टिक करता ही नहीं करता। चलिए इसमें इतने ही क्वेश्चन थे हमारे, ये आज आपका एसएचएम का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। इसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे एक फ्रेश चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स। तब तक के लिए भाई आज आप 1 तारीख है, नई साल का शुभागमन हुआ है तो उसके मजे लीजिए। तब तक के लिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।